सोचिए जरा, क्या दौलत कभी इंसानियत से बड़ी हो सकती है? आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक तबकाती फ़र्क और मुकाफ़ात अमल यानी कर्मा की एक अजीम कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये सिर्फ एक मामूली किस्सा नहीं है, ये दरअसल हमारी सोसाइटी के उस कड़वे सच का आईना है जहाँ रुतबा और पैसा लोगों के दिमाग पर हावी हो जाते हैं। आज हम देखेंगे कि जब एक इंसान के गुरूर का टकराव सीधा कुदरत के कानून से होता है तो नतीजा आखिर क्या निकलता है। बिना किसी देरी के चलिए सीधा कहानी के अंदर चलते हैं। मेरी गाड़ी से दूर रहो। ज़रा इन अल्फाज की तलखी को महसूस कीजिए। एक मदद के लिए बढ़ते हुए हाथ को इतनी बुरी तरह से ठुकरा देना, ये कोई आम रवैया नहीं है। ये वहाँ से शुरू होता है जहाँ इंसानियत बिल्कुल पीछे छूट जाती है और अना यानी ईगो इंसान की सोच को पूरी तरह कंट्रोल करने लगती है। ये जुमला इस पूरी कहानी का मरकज़ है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था? किस बात ने इस शख्स को इतना बदतमीज़ बनाया कि उसने मदद ही ठुकरा दी? आइए वक्त के पहिए को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं और देखते हैं। ओके, तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी सुनसान सड़क से जहां एक बेहद अमीर शख्स अपनी चमचमाती लग्जरी कार के बाहर परेशान खड़ा है। मसला क्या है? सिर्फ एक मामूली सा टायर पंक्चर। अब आप खुद सोचिए, वो गाड़ी जो उसकी बेपनाह दौलत और ताकत की सबसे बड़ी अलामत थी, आज एक छोटे से टायर की वजह से बिल्कुल बेजान खड़ी है। वो आदमी शदीद गुस्से में है, बेचैन है और बार बार अपनी घड़ी देख रहा है, क्योंकि उसे आदत ही नहीं है हालात के सामने बेबस होने की। उसकी बेसब्री उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। और यहाँ हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाओं का हैरानकुन टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ ये अमीर शख्स है जो अपनी रुकी हुई गाड़ी के पास गुस्से से पागल हो रहा है, और दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ा मोची अपनी छोटी सी दुकान में पूरी लगन और खामोशी से अपना काम कर रहा है। एक तरफ बेसब्री और आग है तो दूसरी तरफ मुकम्मल सुकून। बूढ़ा मोची चुपचाप अपनी जगह से ये सब देख रहा है और उसकी तजुर्बाकार निगाहें उस परेशान शख्स की इस अजीब सी बेचैनी को बहुत गौर से नोट कर रही हैं। अब यहाँ आता है कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट। उस बूढ़े मोची से उस शख्स की परेशानी वाकई देखी नहीं जाती। वो एक आम हमदर्द इंसान की तरह सोचता है कि शायद मेरी छोटी सी मदद इसके काम आ जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी मदद ऑफर करने के लिए आगे बढ़ता है, क्या होता है? शुक्रिया? बिल्कुल नहीं। उससे मिलता है शदीद गुस्सा और नफरत। वो अमीर आदमी सिर्फ और सिर्फ उस मोची के फटे पुराने कपड़े और उसका निचला तबका देख रहा था। उसने सामने वाली की साफ नीयत को तो देखा ही नहीं। जरा इस पूरी बात को सीक्वेंस में समझते हैं। पहला स्टेप, मोची ने उस मुसीबत के मारे शख्स को देखा। दूसरा स्टेप, वो बिना किसी लालच के खुद आगे बढ़ के उसकी मदद करने गया। और तीसरा स्टेप, अमीर आदमी ने मदद लेने के बजाय उसे वहां बुरी तरह जलील किया और भगा दिया। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि उसे उस वक्त मदद की शदीद जरूरत थी, लेकिन उसका गुरूर इतना बड़ा था कि एक गरीब मोची का एहसान लेना उसकी ईगो के बिल्कुल खिलाफ था। तो सबसे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि अमीर आदमी ने उसे जलील कर दिया। ये लम्हा पूरी कहानी की बुनियाद हिला देता है। जब रुतबे का नशा इंसान को इस हद तक अंधा कर दे कि वो सामने वाली की इज्जत ही उछाल दे, तो याद रखिए, कुदरत फिर अपना खेल जरूर खेलती है। ये जिल्लत सिर्फ एक इनकार नहीं थी, ये एक किरदार की असलियत थी। और बस ठीक इसी जगह से हालात एकदम हैरानकुन रुख इख्तियार कर लेते हैं और कर्मा अपना काम शुरू करता है। और फिर अचानक पूरी गेम पलट जाती है। आसमान का रंग बदलता है और इंतहाई तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये कुदरत का वो अजीम फैसला था, वो अल्टीमेट इक्वलाइजर था जो अमीर और गरीब की सारी दीवारें मिटा देता है। वो करोड़ों की लग्जरी कार जो थोड़ी देर पहले तक शानो शौकत की निशानी थी, अब इस तूफानी बारिश में बिल्कुल एक तन्हा कैद खाने में बदल चुकी थी। अब अंदर फंसे उस अमीर आदमी का पैसा, उसका स्टेटस इस तूफान को रोकने के लिए किसी काम का नहीं था। अब जरा वक्त की इस रफ्तार पर गौर करते हैं कि आखिर चीजें एस्केलेट कैसी हुईं। टायर पंक्चर होने में सिर्फ चंद मिनट्स लगे, तेज बारिश शुरू होने में मजीद कुछ ही मिनट लगे, लेकिन उसके बाद शुरू होता है 2 घंटे का वो लंबा अजियतनाक वक्त जब वो शख्स उस गाड़ी में बिल्कुल अकेला महसूस रहा। जो घड़ी वो शुरू में इतने गुस्से से देख रहा था, अब वही घड़ी उसके लिए अजाब बन चुकी थी, क्योंकि हर गुजरता लम्हा उसे और ज्यादा बेबस कर रहा था। जरा खुद को उस शख्स की जगह रख के सोचिए। एक औली शान गाड़ी के अंदर फंसा हुआ, लेकिन वहां ना कोई बाहर से मदद आ सकती थी, ना खाने पीने का कोई इंतजाम था और ना ही दिल को तसल्ली देने वाला कोई सहारा मौजूद था।
یہ حقیقت بالکل واضح کرتی ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی یہ مہنگی لیدر سیٹس اور ایئر کنڈیشننگ قدرت کی آزمائش کے سامنے کتنے بیکار ہیں۔ وہ شخص دولت کے اتنے بڑے ڈھیر پر بیٹھا تھا، لیکن اس لمحے وہ دنیا کا سب سے کنگال انسان محسوس کر رہا تھا۔ لگاتار 2 گھنٹے کی اس قید اور تنہائی نے اس کی ساری اکڑ نکال کر رکھ دی۔ بھوک، پیاس اور اکیلے پن سے وہ مکمل طور پر بے حال ہو چکا تھا۔ جب آپ کو ایسی جسمانی اذیت ملتی ہے نا، تب آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس کی وہ ساری مغرور بے صبری، اس کی انا اب ایک مکمل بے بسی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اسے اندر تک یہ احساس ہو رہا تھا کہ مصیبت کے وقت ایک امیر اور ایک عام شخص میں دراصل کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور پھر جب اسے لگنے لگا کہ اب کوئی امید باقی نہیں بچی، ایک بہت ہی جھٹکا دینے والا واقعہ پیش آتا ہے۔ وہی بوڑھا موچی، ہاں بالکل وہی چہرہ جسے اس نے چند گھنٹے پہلے بری طرح ذلیل کر کے بھگایا تھا، اس طوفانی بارش میں دوبارہ اس کی گاڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ ذرا اس سسپینس کو امیجن کریں۔ کیا وہ موچی اس کی خراب حالت دیکھ کر خوش ہونے آیا تھا، یا قدرت نے اسے بھیج کر اس امیر کو اپنا غرور توڑنے کا ایک آخری موقع دیا تھا؟ اور اس کے بعد اصل کہانی یہاں آ کر ایک نامکمل، ادھورے لفظ پر رک جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ چیز کتنی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کرتی ہے۔ یہ لفظ اپنے اندر بے شمار معنی رکھتا ہے۔ کیا وہ موچی کہہ رہا تھا، ہاں میں تمہاری مدد کروں گا، یا پھر اس کے چہرے پر ایک طنز بھری ہنسی تھی کہ ہاں دیکھ لیا اپنا انجام؟ یہ اوپن اینڈڈ کلف ہینگر لٹرلی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کہانی کا انجام اب پڑھنے اور سننے والے کی اپنی ذہنیت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس سب کے بعد آخری سوال جو ہمارے ذہنوں میں رہ جاتا ہے وہ یہ ہے، کیا موچی کی وہ واپسی ایک خالص رحم اور دریا دلی تھی، یا اس امیر کی اپنی ہی نفرت اور بدسلوکی کا ریفلیکشن تھا جو پلٹ کر اس کے سامنے آ گیا تھا؟ ہماری انسانی فطرت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ خیر، اس کا فیصلہ میں آپ سب پر چھوڑتی ہوں، لیکن ایک بات تو طے ہے، انسان کی اصلیت اس کے دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور مصیبت میں دکھائے گئے رویے سے طے ہوتی ہے۔ ذرا اس بارے میں سوچئے گا ضرور، اور اپنے اندر اس سوال کا جواب تلاش کیجئے۔